हेलो दोस्तों, आई होप यू डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 003 बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो हम लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं वो हमारा पेड़ पौधे या फिर नदी झरने पहाड़ इन चीज़ों के बारे में नहीं है, बिजनेस रिलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में है। बिजनेस रिलेटेड एनवायरनमेंट मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए एनवायरनमेंट क्या होता है कि जैसे पहाड़ हैं, पेड़-पौधे हैं, क्लाइमेट है, वेदर है, ठीक है? जब बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी, सब एनवायरनमेंट किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। उसी तरीके से बिज़नेस के लिए क्या एनवायरनमेंट होता है? बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट होता है कि एक इकोनॉमी की पॉलिसीज़ कैसी हैं? वहाँ का लीगल फ्रेमवर्क कैसा है? वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसकी बिज़नेस को लेके पॉलिसीज़ क्या है कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने लाइसेंस लेने पड़ते हैं? क्या प्रोसीजर है? उसको वाइंड अप करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? या रनिंग है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या-क्या प्रोसेस है? डायरेक्टर्स कैसे कितने ऐड कर सकते हैं? कैपिटल कितनी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं? क्या लिमिटेशंस हैं? ठीक है? ये लीगल हो गया, लीगल क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का कि गवर्नमेंट्स कितने साल में चेंज होती है? अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे बिज़नेसेस पे या रूल्स एंड रेगुलेशन पे कितना जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा ना हो कि हर 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है और फिर जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन ले आती है। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर भी बिज़नेस ग्रो करना या डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? उसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हो रही है इकोनॉमी में। जैसे आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़े पीक पे है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यूएसए में आती है, यूरोप में आती है, तो वो बहुत जल्दी ही इंडिया में, चाइना में, बाकी जगह पे भी आ जाती है। उल्टा भी रिवर्स मान लो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है, बाकी जगह पे भी वो बहुत रैपिडली ग्रो कर जाती है या फैल जाती हैं चीज़ें। ठीक है? तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ बोल सकते हो एनवायरनमेंट के पॉइंट्स होते हैं जो एक बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। बिज़नेस में एनवायरनमेंट और भी तरीके होते हैं, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं थोड़ा समझाने के लिए कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से बिज़नेस के लिए भी एक एनवायरनमेंट होता है कि जितना अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, बिज़नेस उतना जल्दी ग्रो करेगा, उतना जल्दी पीक पे जाएगा, उतना ईज़िली अपना जो मेन काम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या सेल्स है, सर्विसेज़ है, उस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू इन सब चीज़ों पे। जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, 2017 में जीएसटी आया था। अब चाहे कंपनी बड़ी हो, छोटी हो, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, पर तब भी लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ था जीएसटी की वजह से। क्योंकि किसी को समझ नहीं आता जीएसटी क्या है। उस टाइम पे तो इवन सीए लोग को समझ नहीं आता कि जीएसटी क्या है। कौन किस स्लैब में जाएगा, कौन कितना जीएसटी भरना है, कितना नहीं भरना है, किस तरीके से बाइफरकेशन होगा। तो ये भी एक बिज़नेस एनवायरनमेंट का पार्ट है कि आप चाहे छोटा बिज़नेस सोचो, जब छोटे बिज़नेस वाले ही जीएसटी नहीं भर पा रहे थे तरीके से या ईज़िली, तो बड़े बिज़नेसमैन जिनके पास 50 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं, अलग-अलग तरह के वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जीएसटी को कैसे कैटेगराइज़ करेंगे? कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट भी आपके अब आप ही सोचो ना कि आपका अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर है और आपने अगर 2-3 महीने ही इसको समझने में लगा दिए, तो आपका कितना करोड़ों का नुकसान हो गया 2 महीने में? तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी बिज़नेस के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि इग्नू वालों ने ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा ही दिया ऑलरेडी। द एनवायरनमेंट रेफर टोटली टोटलिटी ऑफ द ऑल फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज एंड द मैनेजमेंट। है ना? जो भी फैक्टर्स होते हैं आपके इंडिविजुअल बिजनेस के या आपके मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल के बाहर होते हैं, उनको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट फर्निश द मैक्रो कॉन्टेक्स्ट, जो मैक्रो लेवल पे होते हैं बिजनेस फर्म यूनिट्स को, जो बड़े लेवल पे होते हैं उनको मैक्रो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, इकोनॉमी के लेवल पे होते हैं। और जो मतलब एक फर्म जो है हैंडल नहीं कर सकती, जैसे आरबीआई क्या पॉलिसी बनाएगा, बिजनेस के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट्स क्या नई पॉलिसी लेने वाली है, वो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। और जो जुडिशरी सिस्टम है, क्या नई लीगल या कुछ प्रोसीजर लाने वाले हैं, वो भी बिजनेस के हाथ में नहीं है। नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, वो बिजनेसमैन के हाथ में। तो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट पे होता है जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो कॉन्टेक्स्ट पे जो बिजनेसमैन थोड़ा बहुत उनको हैम्पर कर सकते हैं, हैम्पर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है? तो दो तरह के हमने एनवायरनमेंट यहीं देख लिए, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग, है ना? एनवायरमेंटल factors are essentially the givens which the firms and the management must operate. For example, the value of the society, सोसाइटी की वैल्यूज है उसको सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं, उसको लेके चलना होता है साथ में। रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट,
ये देखो वैल्यू ऑफ सोसाइटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो ये डोमिनोज हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, इनके वेज बहुत कम वैरायटी में आते थे पहले, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने इंडिया में एक्सपेंड किया, चाहे डोमिनोज आ गया, चाहे आपका मैकडोनल्ड्स हो गया, चाहे जो भी ये अब आपके फ्रेंचाइजीज हैं, जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी निकाली किसमें, वेज पिज्ज़ाज में, ठीक है। तो ये दिखाता है कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है, उनको पता है कि इंडिया में वेज की कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। तो उन्होंने वेज पिज़्ज़ाज थे पहले, लेकिन नंबर ऑफ वैरायटी बहुत कम थी। इंडिया में उन्होंने वो बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे रहना है या सर्वाइव करना है या ग्रो करना है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा सोसाइटी के हिसाब से, है ना। ये तो बस एग्जाम्पल था, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है गवर्नमेंट के, मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाता है, इंडिया का आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो इंडिया में आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ द कंट्री, आइडियोलॉजी और बिलीव्स क्या है लीडर्स के, ठीक है, वही मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। द एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल, मतलब एफडीआई उस कंट्री में अलाउ है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि एनवायरमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, मतलब एक बिजनेस को रन करते टाइम भी ये चीज़ें बीच में आती हैं, और बिजनेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही आप चाहे आपका फर्नीचर का काम है, चाहे आपके क्लोथ्स का काम है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का काम है, आपको ये सब फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की, या जो भी है, ये सब जो आइडियोलॉजी हो गया, सोसाइटी वैल्यूज़ हो गई, ये सब आपको इम्पैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं पे। तो आपको बिजनेस तो चलाना है, साथ ही साथ इन सबको भी लेके चलना है। कहीं एक भी फैक्टर में आप अगर लैग किए तो आपका बिजनेस डूब सकता है या बंद हो सकता है, ठीक है। चलो अब डिटेल में चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हमारा। नेचर क्या होता है इसका, बहुत ईजी है, पढ़ लेना। डायनेमिक नेचर होता है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। अनसर्टेन होता है कि हम एज्यूम नहीं कर सकते कि कैसा होने वाला है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाने वाली है, वो कई बार गलत भी हो जाता है। तो अनसर्टेन है, चलो मान लो हमने मान लिया कि जो भी अगर ये वाली गवर्नमेंट आती है तो वो ये पॉलिसी लेके आएगी, पर वो आने के नहीं लाती, अनसर्टेन है। या वो आ गई, बाद में पता लगा 2 साल बाद नई गवर्नमेंट आई, उसने वापस चेंज कर दिया, तो चीज़ अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब नहीं समझ आता कि टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, या लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इतना ईजी नहीं होता बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना या उसको एनालाइज करना, ठीक है। रिलेटिविटी रहता है, इरेशनल रहता है, ईजी है, एक बार गो थ्रू कर लेना, आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं इसमें। अगला है स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्कोप क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी। इंटरनल मतलब मैक्रो और माइक्रो समझा दिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल में क्या होता है, जो कंट्रोल बिजनेसमैन के हाथ में होता है उसको हम इंटरनल मैन बोलते हैं। जैसे कि आपके वेंडर्स हो गए, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, आपका जो भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने वाले हो आप, आपके गोल्स क्या होने वाले हैं। तो कुछ जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपके इंटरनल होते हैं, जो कुछ हद तक आपका जो टॉप मैनेजमेंट है या आपका जो बिजनेसमैन है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सब बियॉन्ड द कंट्रोल है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके आने वाली है, आरबीआई क्या पॉलिसी लेके आने वाला है, आपके क्या क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं, ठीक है, क्या नया लॉ आने वाला है इकोनॉमी में, सोसाइटल चेंज क्या क्या होने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन क्या क्या होने वाली है। तो कुछ कंट्रोल जो होते हैं, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं बिजनेसमैन के, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे जो होते हैं, मैक्रो जो बड़े लेवल पे होते हैं। और कंट्रोल्ड समझ आएगी होगा, जो कंट्रोल एक तरह से ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं तीनों में, घुमा फिरा के मतलब सेम ही बन रहा है सबका। कंट्रोल्ड जो आपका एक हद तक आपका बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, अनकंट्रोल जो बिजनेसमैन के हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, वो चाह के भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, जो वैल्यू सिस्टम है बिजनेस का, या जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको क्या सिखाते हो, किस तरीके से आप चीज़ें लेके चलते हो, ठीक है, जो आप एक तरीके से बिजनेस के अंदर का माहौल है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या मिशन हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, या मतलब आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको सोसाइटी में कुछ प्रोवाइड करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, प्रॉफिट्स कम हो तो भी चलेगा। तो वो आपका जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ जगह पे होता है कि मिडिल लेवल सिर्फ टॉप से बात करें, सॉरी, लोअर लेवल वाले जो होते हैं एम्प्लॉय वो मिडिल से बात करेंगे, मिडिल वाले टॉप से बात करेंगे, और जो आपके लोअर वाले हैं डायरेक्ट टॉप से बात नहीं कर सकते हैं। जो चेन होती है उसको स्केलर चेन भी बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका,
कितना एक्सेसिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से बात करने की या फिर एक दूसरे से मिलने जुलने की, तो वो डिपेंड करता है, उससे कम्युनिकेशन ईजी होता है। आपका कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा है, आपका ह्यूमन रिसोर्स एचआर कैसा है, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या है आपकी, तो ये सब चीज़ें क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है किसी बिजनेस के, ठीक है, और ये सब जो है एक हद तक आपकी जो कंपनी है उसको कंट्रोल कर सकती है ना, एक एक्सटेंड तक। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है कि आपके कंपटीटर्स कौन कौन है, कैसे हैं, पब्लिक के साथ का रिलेशनशिप कैसा है, मतलब जो पब्लिसिटी होती है आपकी, जो भी आपकी मतलब मार्केटिंग है या लोगों के मन में आपकी जो इमेज है आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके, आपके ब्रांड को लेके, वो यहाँ पे आता है। आपकी कंपनी कैसी है, सप्लायर्स जहाँ से आप सामान परचेज करते हैं, कस्टमर्स हो गया, पब्लिक कस्टमर्स, कस्टमर्स हो गया जो आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पब्लिक होगी जो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं लेकिन उनके दिमाग में आपकी क्या इमेज है। जैसे मान लीजिए आईफोन है, आईफोन सब कस्टमर सब नहीं है आईफोन के, एक लिमिटेड उनके कस्टमर्स हैं जो मतलब आईफोन जिनके पास है, पर सबके पास आईफोन नहीं है, पर सबको पब्लिक इमेज उनकी अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी है माइक्रो आईफोन की, है ना। तो कस्टमर्स अलग कंसेप्ट है, पब्लिक अलग कंसेप्ट है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स कौन से हैं आपके, उनसे आप किस तरीके से काम लेते हो। जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले होर्ड्स और बैनर्स लगते थे, होर्डिंग्स और बैनर लगते थे, आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गई है ना। तो आपके जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हैं उनसे आप किस तरीके से काम लेते हो, तो ये सब एक आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। अगला है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले कुछ चैप्टर्स आपके इन्हीं टॉपिक्स पे होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेना, है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इकोनॉमी की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपको पता होगा 1991 में बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए थे, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स कुछ बच्चे जो कॉमर्स के बच्चों को उन्होंने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, भले ये जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी है, भले आप कॉमर्स में रहो, साइंस में पढ़ा हो, आर्ट्स में पढ़ा हो, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ा हो आपने, तो जिन्होंने 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ी है, एलपीजी रिफॉर्म्स, तो आपको पता होगा कि एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कितना इम्पैक्ट करता है बिजनेसेस को, है ना। जो लिबरलाइजेशन है, इसमें गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग बहुत कम कर दी थी। प्राइवेटाइजेशन है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आने का परमिशन दी थी, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही बिजनेस खोल सकते थे या कर सकते थे। ग्लोबलाइजेशन में जो बाहर की कंपनीज हैं उनको भी इंडिया में आने के लिए अलाउ किया था। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमिक शिफ्ट था, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिले थे हमें, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट समझ ही गई होगी कि टेक्नोलॉजी कितने रैपिडली ग्रो करती है। अगर आप लोग देखोगे, अगर हम 10-12 साल पहले जाएं, तब हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन होते थे 2012 में, 2014 में, है ना। तब हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते 10-12 साल, और अब 10-12 साल में देखो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है कि आज के टाइम पे आपको इतने कम अमाउंट में टच स्क्रीन फ़ोन मिल जाते हैं, आपका नेट इतना सस्ता है। आप 10 साल भी छोड़ो, आप 7-8 साल पहले देखो, हमें जब जियो नहीं आया था, जियो आने से पहले हमारे पास 1 जीबी डाटा भी हमें 200-250 रुपये का मिलता था, और अब हमें 250 रुपये में पूरे महीने का पर डे 2 जीबी डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आपका कितना है, क्योंकि अब देखो, पहले इंटरनेट महंगा था, तो यूट्यूब, फेसबुक बहुत कम लोग चलाते थे। अब आज के टाइम पे देखो यूट्यूब कितना चलाते हैं, क्यों? क्योंकि डाटा है सबके पास, तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। मैंने ये एक एग्जांपल दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी इकोनॉमी में चेंजेस लाता है। अगर मान लीजिए अभी आज भी अगर 1 जीबी डाटा 200-300 रुपये का रहता, तो आप यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो देख रहे होते पर डे? नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपका डाटा का ही खर्चा महीने का 4-5 हज़ार का बैठ जाता अगर आप डेली डेली इतनी वीडियो देखते तो, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से भी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, और उससे रिलेटेड बिजनेस से भी फर्क पड़ता है ना। अगला, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वो कैसे हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बड़ी कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बड़ी कंपनी है, आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है आपकी, आप कार्स बनाते हो, है ना। अब आप चाह रहे हो कि आप अपने जो नया प्लांट है वो बांग्लादेश में लगाना है। आप आपको वहाँ की मार्केट कैप्चर करनी है। बांग्लादेश में बहुत कम फर्म्स हैं बिजनेस इसको ऑटोमोबाइल को लेके, मैं उनसे कम्पीट करूंगा और बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे ग्रो करूंगा। लेकिन अभी करंट में क्या चल रहा है, बांग्लादेश और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा जुड़ रहा है, वहाँ से ज़्यादा कनेक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट हटा दी गई है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, और उनके जो पाकिस्तान से वो ज़्यादा अपने क्लोज जा रहे हैं, रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप अभी कहाँ है, बांग्लादेश से अच्छा नहीं है। हमारा जो बेसिक ट्रेड होता था वो सब बंद हो गया है। तो आपका जो भी ये ऑब्जेक्टिव है, ये कि कोई मायने रखता है, नहीं रखता। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आपको किस कंट्री में ग्रो करना है, वहाँ से हमारी कंट्री के क्या रिलेशनशिप्स हैं, अगर बाहर वाली कंपनी को इंडिया में आना है तो इंडिया के पॉलिटिकल इंटरेस्ट वहाँ पे कैसे हैं, उनको आने देना है नहीं आने देना है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। छोटी फर्म्स को नहीं फर्क पड़ता क्योंकि उनको विद इन द कंट्री करना होता है, तो उनको इतना मैटर नहीं करता। पर अगर आप जब इंटर कंट्री जाओगे या दूसरे देशों में जाना चाहोगे, दूसरे देश हमारे यहाँ पे आएंगे, तो ये बहुत बड़ा एनवायरनमेंट, मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ जब मैं स्कूल टाइम पे था तब मैंने 10th 11 ट्वेल्थ में एक बार देखा था इंटरव्यू मार्क जुकरबर्ग का। तब उनका कहना था, मार्क जुकरबर्ग का, कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है कि हम आज के टाइम पे अगर 1,000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर दें, मतलब आज के टाइम पे तो हो रहा है, मैं 10 साल 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट भी नहीं आई थी, उस टाइम पे उन्होंने ही बोला था कि मान लीजिए हम इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए, और 2 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, उन वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आ जाते हैं, हमारे पैसे का क्या होगा। तो जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो भी, एफडीआई जो आता है वो इन चीज़ों को बहुत माइन्यूटली मैटर का, बहुत माइन्यूटली इनको अंडरस्टैंड करती है, इनको एनालाइज करती हैं, और तब बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इतने इजीली नहीं होते। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दिखने में छोटा टॉपिक होगा पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर अटक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, जुडिशली हो गया, या जो आपके जैसे मैंने लिबरेशन समझाया आपको, कि जो आपके वो थे लीगल प्रोसेस हो गई, लाइसेंसिंग हो गई, वो कम कर दिया था एलपीजी में 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसमें। तो लीगल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, एक अगर आपको नई फर्म डालनी है तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस है आपका। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो कितने जल्दी अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि जो नए बिजनेस सेटअप करने का प्रोसेस स्लो हो जाए, स्लो सॉरी स्लो नहीं बोलेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाए। ठीक है, स्लो वर्ड मैंने बहुत गलत यूज़ किया, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाए। जैसे मान लीजिए पहले आपको एक नया फर्म खोलने के लिए 40 स्टेप्स थे, अब उसको करके नहीं 15 स्टेप में आप खोल लोगे। ठीक है, इसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, कि जो आपकी फाइल है एक डेस्क से दूसरी डेस्क जा रही है और फिर वो बहुत स्लो काम हो रहा है। ठीक है, तो वो हटा ही दो, कम कर दो स्टेप्स, ताकि आपके जो ये लीगल प्रोसीजर्स है वो जल्दी ठीक हो जाए, मतलब जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद फर्म्स तो खोल ली, अपने फर्म खोल ली, उसके बाद अगर आपको कल कोई डिस्प्यूट होता है, कहीं पे आपने किसी वेंडर से पैसे लेने, वो नहीं दे रहा, वो मना कर दे रहा, मैं नहीं दे रहा पैसे, तो आप डिस्प्यूट कहाँ रेज करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, या सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, तो वहाँ का लीगल नॉर्म कैसा है, आपको जस्टिस कितनी जल्दी मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, ये सारे जो एनवायरनमेंट्स हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, आगे वाले चैप्टर्स में इनको और डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई दिया आपको, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लैरिटी आ गया अगर टॉपिक्स के ऊपर। आगे और जब करेंगे तो समझा दूंगा और अच्छे से। ठीक है, जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है, एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड अचीविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब कुछ लोगों को पता होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है कि आप चीज़ों को पहले एनालाइज करके आप पहले वो स्टेप्स ले लो जिससे आपको एडवांटेज मिल जाए, बाकी लोग उस प्रोडक्ट में या उस सेक्टर में बाद में आए, तब तक आप बहुत पैसा कमा चुके हो उसको ऑलरेडी। उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, वो कब होगा, जब चीज़ों को एनालाइज करोगे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे अपॉर्चुनिटी को, और उस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, तब आप लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ जा सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे तो कहाँ से फर्स्ट मूवर एडवांटेज करोगे, है ना। तो उस सब के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप, मैं इसी में समझ, इसी में देख लो फर्स्ट मूवर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जब पहले मैंने आपको दिया जीएसटी का। अब 2017 में जीएसटी आया था, सबको पता है वो आना था, 6 महीने पहले, 1 साल पहले पता लग गया था जीएसटी आने वाला है। ठीक है, अब उस टाइम पे जिन सीएज ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा टाइमली, जीएसटी आते ही 2 महीने 3 महीने में चीजें कवर कर ली होंगी, अच्छे से चीजें स्टडी कर ली होगी, तो अब उनके कितने केसेस आए होंगे। तो वही होता है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चीजें जब इकोनॉमी में चीजें चेंज हों तो उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लो, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो, है ना। अब वो ये कुछ लोग रोते रहेंगे, अरे यार जीएसटी आ गया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा सिलेबस चेंज हो गया है, चीजें शुरू से करनी पड़ेगी। अब जिसने वहां सीख के जल्दी सीख के आगे बढ़ गया, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गया। तो कई बार इकोनॉमी में चेंजेस जो होते हैं उससे भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, हर चीज क्लियर होना नहीं होता है। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, इजी है। हेल्प इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, हेल्प इन एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग रैपिड चेंजेस, असिस्टिंग प्लान एंड पॉलिसी मेकिंग, हेल्प इन परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। आई होप मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा, इसमें कोई समझ रहा है नहीं।
ठीक है, मैंने वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। ठीक है, अब आता है एनवायरमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है। स्कैनिंग करना इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को, ताकि टाइमली हम चीज़ों को एनालाइज करके स्टेप्स ले सकें। ग्रुपिंग करना है स्कैन फैक्टर का, ऑब्जर्वेशन करना है इंटरनल एनवायरमेंट का, मॉनिटरिंग करना है एक्सटर्नल फैक्टर का। डिफाइन द वेरिएबल्स फॉर द एनालिसिस, हम कहाँ पे कौन सा वेरिएबल लेने वाले हैं, किस तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के कौन कौन सी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं। फोरकास्टिंग कैसे होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा, इवेल्यूशन करना। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग एनालिसिस के अंदर। ठीक, एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। अगला है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ये आपने ग्रेजुएशन टाइम पे देखा होगा क्या होता है। जो कॉमर्स वाले हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है चीज़ों को, उनको पता होगा स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, हम इस तरीके से एक प्लस साइन बना लेते हैं, उसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ रखते हैं, यहाँ पे अपनी वीकनेसेस लिखते हैं, यहाँ पे थ्रेट और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखेंगे, सारी वीकनेस यहाँ पे लिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे, थ्रेट्स लिखेंगे, और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हमारे पास क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा है या थ्रेट ज़्यादा है। अगर हमारे पास थ्रेट ज़्यादा है, वीकनेसेस ज़्यादा है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। हमें इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। वीकनेस और थ्रेट्स को बहुत जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड करके तब आगे स्टेप्स लेने हैं। ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, स्ट्रेंथ्स में क्या आता है, वट यू आर डूइंग वेल, वट सेट्स यू अपार्ट, वट आर द गुड क्वालिटीज। अपॉर्चुनिटी में क्या आता है, वट आर द गोल, वट आर गोल्स, आर डिमांडिंग शिफ्टिंग, हाउ कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, वीकनेस में क्या क्या आता है, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, आर रिसोर्सेज एडुकेट, क्या जो आपके रिसोर्सेज हैं वो एडुकेट हैं, वट डू अदर डू बेटर देन यू, दूसरे आपसे क्या अच्छा कर रहे हैं। थ्रेट्स में क्या आता है आपका, वट आर द ब्लॉकर्स यू आर फेसिंग, मतलब क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो। वट आर द फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे अभी आपको एनवायरमेंट वाले एग्जांपल्स दिए हैं एक्शन एनवायरमेंट के। ठीक है, तो क्या क्या जब कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तो ये एक स्वॉट एनालिसिस आप अपने स्टडीज़ के लिए भी इसको बना सकते हो। इस तरीके से ग्राफ बनाया, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, कि आपके क्या क्या स्किल्स हैं जो आपको काम आएगी बिजनेस ग्रो करने में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना पैसा कमा सकते हो और किस किस सेक्टर में ग्रो कर सकते हो। उसके बाद वीकनेसेस, कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आने वाली हैं, और थ्रेट्स कि ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं या नहीं उसमें। ठीक है, वो कितना ग्रो कर रहे हैं, क्या वो आपको मार्केट में आने देंगे नहीं आने देंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्वॉट एनालिसिस में काम आते हैं। इजी टॉपिक है, एग्जाम में आता है ये, तो अच्छे से कवर कर लेना इसको। ठीक है, अगला है हमारा बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स में क्या आता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। 4 सेक्टर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। और मार्केट 3 तरह की होती है, गुड्स मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड मनी मार्केट। देखो इसको थोड़ा यहाँ से आप समझोगे। पहले मैं 2 सेक्टर लेता हूँ, हाउस होल्ड और फर्म, जो सबसे ईजी होता है। ठीक है, 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल एग्जाम में आएगा तो आपको ये आएगा। बाकी 4 सेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एग्जाम में नहीं पूछते हैं वो लोग। 5 नंबर में ये आ सकता है, 5 या 10 नंबर में 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। तो देखो जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो हाउस होल्ड से शुरू करते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फैक्टर फॉर प्रोडक्शन बिजनेसेस को। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर नहीं आता है, लैंड, लेबर। ठीक है, इसको लैंड ही लिख लो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीज़ें आती हैं जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को। तो बदले में बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को इनकम प्रोवाइड करता है। इनकम कैसे प्रोवाइड करता है, लैंड के बदले रेंट दे देगा, लेबर के बदले वेजेस दे देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट या डिविडेंड दे देगा। ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले उसको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, इस तरीके से ये फ्लो चलता है। बदले में अब इसके अलावा क्या चलता है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस क्या करता है, अब जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल जो फैक्टर्स आए थे उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, है ना। कुछ भी प्रोडक्ट बनाएगा उससे, वो प्रोडक्ट किसको देगा, हाउस होल्ड को। बदले में हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड खर्चा करेंगे, वो पैसा जो यहाँ जाएगा उससे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से वही लैंड, ये फ्लो चलता रहता है। इसको 2 फैक्टर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ईजी है, समझ आया। मनी फ्लो क्या हो रहा है, ये पर्सनल इनकम और एक्सपेंडिचर वाला खर्चा मनी फ्लो हो रहा है, और ये लैंड, लेबर, कैपिटल और ये गुड्स वाला ये आपका मार्केट फ्लो हो रहा है ना। इजी है। आगे ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हो गया, यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए, हाउस होल्ड, बिजनेसेस और गवर्नमेंट।
ठीक है, वही यहाँ पे लेबर ऑफ पेमेंट दे रहा है, इनकम एंड गुड्स दे रहा है, ये जो पहले चल रहा था वही है सेम, इसमें कुछ नया नहीं है। अब गवर्नमेंट को बिजनेस क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है इनको, है ना। और हाउस होल्ड भी टैक्स देते हैं, और ये हाउस होल्ड को भी सर्विसेज और इनकम प्रोवाइड करते हैं। उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है ये, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा वर्जन है। फोर्थ सेक्टर एग्जाम में नहीं आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, बस समझाने के लिए दिया हुआ है कि जैसे हमने पहले देखो इतना पढ़ा था कि हाउस होल्ड और फर्म क्या करते हैं, ये फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट, यहाँ तक ठीक है। ये बैंक्स आगे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग जो होते हैं लोन लेते हैं और सेविंग करते हैं, यहाँ पे भी ये लोग लोन लेते हैं और सेविंग करते हैं। यहाँ तक ईजी है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट टैक्स लेती है हाउस होल्ड से, और यहाँ से भी टैक्सेस, फर्म से भी टैक्सेस लेती है, और इनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे वेज पेमेंट्स, मतलब कुछ लोग गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, उनको सैलरीज मिलती है, ठीक है, उनको सब्सिडीज मिलती है, ठीक। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो नया फैक्टर है, नया है एक्सटर्नल, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप विदेशों के साथ क्या कर रहे हो, वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे, और नेट पेमेंट रिसीव्ड आता है, किसी रेमिटेंस आ रहा है, कुछ आ रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की रिसिप्ट आती है, और इम्पोर्ट पेमेंट्स होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए डाला है मैंने 4 फ्लो। आई होप आपको समझ आए होगी चीज़ें सारी, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा जरूर। और बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको, बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट इतने अच्छे से कवर किया है कि आपका जो आने वाला पूरा सब्जेक्ट है वो आप बहुत ईजिली कवर कर पाओगे। बाकी मैं वीडियो डालने वाला हूँ धीरे धीरे, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हो। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।